आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए होगा। मिशन से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का सृजन, औद्योगिक आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन की कमी, आयातित जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो, AIR और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,539 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट को स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय की द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना प्रसार भारती को संगठन के बुनियादी ढांचे, कंटेंट के सृजन और सिविल वर्कर में प्रसारण के विस्तार और उन्नयन से संबंधित व्यय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2,614 करोड़ से ज्यादा रुपए की अनुमानित लागत से SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में करने को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहट के निकट निम्बली में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ किया। 4 से 10 जनवरी तक चलने वाली इस जम्बूरी में 35,000 स्काउट्स गाइड शामिल हो रहे हैं। इस जम्बूरी में 400 विदेशी प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में स्काउट्स और गाइड्स तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ध्यान किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2023 तक देश से काला आजार के उन्मूलन की समीक्षा के लिए राज्य सरकारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्य सरकारों ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को काला आजार से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण में जुटी शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को भूखंड उपलब्ध करा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भूमिहीनों को घर की अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया और कहा कि आज का दिन इन लोगों के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार ने कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान में गहलोत पायलट खेमे और कांग्रेस आलाकमान के साथ खींचतान पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पर विश्वसनीयता का संकट है। बिहार में BSSC उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं लाठीचार्ज में दर्जन भर परीक्षार्थियों को चोटें भी आई हैं। कई के सर फटे हैं। छात्रों की मांग थी कि सभी पेपरों को बेच दिया गया है, इस वजह से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।
लाठीचार्ज को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद बिहार सरकार जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। 18 वर्ष पूरे कर चुके डिक्की ने अब डिक्की नेक्स्ट जेन के जरिए युवा SC/ST उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक समान और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसी डिक्की नेक्स्ट जेन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया। डिक्की नेक्स्ट जेन के युवा उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य भारत के विकास की यात्रा में अपने आप को पूरे दमखम के साथ शामिल करवाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सज्जोल यमुना लिंक नहर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ श्रम शक्ति भवन में बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर पर हम अभी तक निष्कर्ष पर नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने कहा कि पानी के बंटवारे का काम ट्रिब्यूनल का है, उसके फैसले के अनुसार बांट लेंगे। पहला विषय है कि SYL बननी चाहिए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हम अपना सतलुज बचाना चाहते हैं। हमारे पास पानी नहीं है। सतलुज नदी अब नाला बन गई है और यमुना से सतलुज को पानी देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वे गंगा या यमुना से ले लें। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच के दौरान जो बाल और हड्डियां मिली थी उन्हें हैदराबाद लैब में भेजा गया था। हैदराबाद लैब की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पुलिस जांच में मिले बाल और हड्डियां श्रद्धा के ही थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में काम किया और बिना भेदभाव के हर तबके को उसका लाभ दिया है। कोई नहीं कह सकता कि हमने भेदभाव किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MSME बुनकर योजना के संबंध में बुधवार को बैठक की। उन्होंने योजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और साथ ही बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की भी बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। वहीं इसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं का निर्माण PPP मोड पर किया जाए। माघ मेला की तैयारी पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सभी जिलों को कुंभ से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए 2000 नई बसें खरीदी गई हैं। प्रदूषण मुक्त 150 नई बसें बनकर तैयार हैं। देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक कलाकार हमारी संस्कृति, परंपराओं और पूरे प्रदेश के सच्चे मायनों में ब्रांड एम्बेसडर हैं। केरल में आज फिर से राज्य की विजयन सरकार में मंत्री के तौर पर साजी चेरियन ने शपथ ली। इससे पहले मंत्री पद पर रहते हुए चेरियन ने भारत के संविधान पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद गवर्नर की दखल के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं भाजपा के केरल प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने साजी चेरियन को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करने की निंदा करते हुए कहा कि जो संविधान की निंदा कर रहा है उसे कैसे शपथ वो ले सकता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आते ही जनता की मांग पर बनाए गए संस्थानों पर ताले लगा दिए हैं। संस्थान बंद होने के चलते लोग सड़कों पर आ गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जैन समुदाय के लोगों ने झारखंड सरकार द्वारा श्री समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट सह अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज की उपाध्यक्ष स्वदामिनी माथुर ने कहा है कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है, जो गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील बंदरगाह पहुंचेगा। वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी होने से दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की बैठक में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां वापस लेने का फैसला लिया गया। हालांकि दिल्ली NCR में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है।
दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 4 दिन ठंड के लिहाज से भारी रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंडी का सितम जारी है। वहीं इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ऑटो चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल वाराणसी में चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्म तासीर वाला भोजन का सेवन कराया जा रहा है। साथ ही उनके लिए नेट और पुआल की भी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग शीतलहर से बचने के लिए विभिन्न तरीके अपना रहे हैं। ठंड की मार से दक्षिण के राज्य भी अछूते नहीं है। तमिलनाडु के त्रिची में बुधवार को सुबह कोहरा छाया रहा। कोहरा छाए रहने के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 3 महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आजम खान के बेटे के खिलाफ चल रहे केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आजम खान ने ट्रांसफर की मांग की थी। कोर्ट ने आजम खान से कहा कि वो चाहें तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। करप्शन के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर की मांग भी नहीं की गई। बिल्किस बानो ने दोषियों को की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस याचिका पर शीर्ष अदालत अगली तारीख पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा है कि अन्य याचिकाओं को भी उसके साथ संलग्न कर दें। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पशु तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मामले में 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। केरल हाईकोर्ट ने प्रजनन में मददगार तकनीक ART के इस्तेमाल की ऊपरी आयु सीमा तय करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार से इस पाबंदी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार में BSE का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 636 अंकों की गिरावट के साथ 60,657 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 189 अंक फिसलकर 18,043 अंकों पर बंद हुआ। बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव बुधवार को 378 रुपए चढ़कर 56,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 147 रुपए की गिरावट के साथ 70,675 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 18 पैसे की मजबूती के साथ 82.82 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.86% की गिरावट के साथ 80.57 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारत की सर्विस सेक्टर की गतिविधियां दिसंबर 2022 के दौरान बढ़कर पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। S&P ग्लोबल इंडिया सेवा का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर में मासिक आधार पर बढ़कर 58.5 पर पहुंच गया। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है कि चालू खरीफ विपणन सत्र 2022 से 23 में अब तक केंद्रीय पूल के लिए सरकार की धान खरीद 9.58% से बढ़कर 541.90 लाख टन हो गई है। एयर इंडिया ने एक महिला से दुर्व्यवहार करने वाले एक यात्री को 1 महीने के लिए बैन कर दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे एक यात्री ने नशे की हालत में 71 वर्षीय महिला सहयात्री पर पेशाब कर दी थी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% हिस्सा जमा करने का निर्देश दिया।
रिलायंस कैपिटल के सबसे बड़े बोलीदाता टॉरेंट समूह को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मुंबई पीठ से अंतरिम राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने लेनदारों से कहा है कि नीलामी के बाद की गई हिंदुजा समूह की पेशकश को अगली सुनवाई तक वो रोके रखें। यूक्रेनी सेना ने एक साथ अधिक फोन के सिग्नल को इंटरसेप्ट कर अमेरिकी हिमर्स मिसाइल सिस्टम से हमला किया, जिसमें 89 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मारे गए लोगों में रेजिमेंट के उप कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बाचुरेन भी शामिल थे। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने हमले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है, लेकिन तत्काल जांच में हमले की वजह रूसी सैनिकों को ठहराया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई सेवरियुकोव ने भविष्य में ऐसे त्रासदी को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि बढ़ते रूसी ड्रोन हमले से निपटने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को और सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को अधिक समय तक अपने समर्थन का वादा दोहराते हुए हाल के दिनों में 1000 से अधिक एंटी एयर मिसाइलों की आपूर्ति की। कोलंबिया की सरकार ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र समूह ELN के साथ घोषित किए गए संघर्ष विराम समझौते को निलंबित कर दिया गया है और आंतरिक मामलों के मंत्री अल्फोंसो प्राडा ने कहा है कि संघर्ष विराम को लेकर सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान को वापस ले रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा बुर्किना फासो की सरकार ने उनके राजदूत से देश छोड़ने का आग्रह किया है। वहीं पिछले महीने भेजे गए एक पत्र में देश छोड़ने का अनुरोध किया गया था। पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से जारी बिजली संकट के बीच बाजारों को जल्दी बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के बाजार 8:30 बजे तो मैरिज हॉल 10 बजे बंद हो जाएंगे। राजनीतिक अस्थिरता से जूझते पाकिस्तान में डॉलर की तुलना में पाकिस्तान रुपया आसमान छू रहा है। रोजमर्रा की चीजें भी अब आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस उपाय को लागू किया गया तो फिर देश 62 अरब रुपए बचा लेगा। डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक और आर्थिक घाटा बढ़ रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार की ओर से देश के डिफॉल्टर होने की आशंका को खारिज किया गया है। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन तेज होते जा रहे हैं और ऐसे में लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। भयानक संक्रमण के कारण शवदाह गृह के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संक्रमण संबंधी आंकड़े संदेह के घेरे में आ गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर चीन के लोगों ने अब भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। चीन में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूरोपीय और अमेरिका सहित कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने कोरोना के आंकड़ों पर चीन से जवाब मांगा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने फैसलों को अनुचित बताते हुए इसमें वैज्ञानिक आधार की कमी बताया है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। दक्षिण कोरिया में चीन से आया एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लापता होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। संक्रमित मरीज को सियोल के एक होटल पहुंचाया गया, जहां से वो गायब हो गया। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषभ पंत को देहरादून से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड डॉक्टर दिनशॉ की सीधी निगरानी में रहेंगे। लिगामेंट टियर के लिए ऋषभ पंत की सर्जरी की जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल पुणे में खेला जाएगा। वहीं हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पहले T20 मुकाबले में भारत ने युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका पर 2 रनों की रोमांचक जीत हासिल की। शिवम मावी ने 4 और उमरान मलिक ने 2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से सिडनी में शुरू हुए तीसरे और अंतिम टेस्ट का पहला दिन बारिश के कारण जल्दी खत्म करना पड़ा। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने पहली पारी में 9 विकेट पर 407 रन बना लिए हैं। वहीं साउद शकील ने 124 रनों की नाबाद पारी खेली। आईपीएल की तर्ज पर महिला आईपीएल की टीम के मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई ने टेंडर जारी किया है। ऑक्शन के माध्यम से ही महिला आईपीएल की टीमों को बेचा जाएगा। रामकुमार रामनाथन और मिगुएल एंजल रेयस वरेला की जोड़ी
महाराष्ट्र ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। राजकुमार और मिगुएल की जोड़ी ने रोहन बोपन्ना और बोरी को उनकी जोड़ी को 7-6, 6-7, 11-9 के अंतर से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और न्यूकैसल यूनाइटेड के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ के बाद आर्सेनल अंक तालिका में 44 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। मैन यू ने बॉर्नेमाउथ को 3-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ मैन यू लीग में चौथे स्थान पर बनी हुई है। ईपीएल में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में लेस्टर सिटी को फुलहैम फुटबॉल क्लब के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। मैच का एकमात्र गोल फुलहैम के अलेक्जेंडर मिट्रोविच ने किया। प्रीमियर लीग में मंगलवार ही खेले गए मुकाबले में आपको बता दें कि ब्राइटन फुटबॉल क्लब ने एवर्टन को 4-1 के अंतर से हरा दिया। इस जीत के बाद ब्राइटन लीग में 27 अंक के साथ 8वें स्थान पर आ गई। पुर्तगाल के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नए क्लब अल नस्र के साथ वो जुड़ गए हैं और अल नस्र ने रोनाल्डो को समर्थकों के सामने पहली बार प्रस्तुत किया। ईपीएल में आज टॉटनहैम हॉटस्पर्स का सामना क्रिस्टल पैलेस से होगा। टॉटनहैम की कोशिश इस मैच को जीतकर शीर्ष 4 में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखने की होगी। एक अन्य मुकाबले में एस्टन विला के सामने वॉल्वरहैम्पटन की चुनौती होगी। विला लीग में जहां 12वें स्थान पर बनी हुई है, वहीं वॉल्वरहैम्पटन की कोशिश रेलीगेशन जोन से बाहर आने की है। साल 1997 में दिल्ली स्थित उपहार सिनेमाघर अग्निकांड पर अभय देओल की वेब सीरीज ट्रायल बॉय फायर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। G5 ने अपनी नई वेब सीरीज जाबाज हिंदुस्तान की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही इस वेब सीरीज की एक झलक भी साझा की गई है, जिसमें अभिनेत्री रेजिना कैसेंड्रा आईपीएस अधिकारी के रोल में दिख रही हैं। बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 आ चुका है। इस शो के जज अमित जैन ने एक इन्वेस्टर को 5 करोड़ का दिया ऑफर। शाहरुख दीपिका के पठान का ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु के फैंस भी किंग खान के पठान के ट्रेलर का आनंद ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने डीजीपी को पत्र लिखकर सलाह दी है कि वो पठान के गाने बेशरम से जुड़ी क्लिप सोशल मीडिया से हटाएं, क्योंकि ये बच्चों के दिमाग पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। तुनिशा शर्मा केस में नामजद आरोपी शिजान खान के वकील ने मुंबई कोर्ट में अभिनेता की जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, जिसके बाबत कोर्ट ने पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ की ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष अभिनेत्री चाहत खन्ना ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। जेरेमी रेनर हादसे के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से अपनी पहली तस्वीर साझा करते हुए फैंस को तबीयत के बारे में जानकारी दी है। उनके चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहा है। रोमियो एंड जूलियट में लीड रोल प्ले करने वाले ओलिविया हसी और लियोनार्ड वेंटिंग ने फिल्म के निर्देशक फ्रैंको ज़ेफिरी और फिल्म निर्माता कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तेजस्विनी के मंच पर इस बार आ रही है कच्छ की कोयल, जो अपनी गायकी के माध्यम से विश्व भर में फैला रही है